जंगल में जानवर है सारे, ठीक है, डिफरेंट जानवर हैं, हर एक की डिफरेंट कैपेबिलिटी है, हर एक की डिफरेंट पोटेंशियल है हर एक के अंदर। अब आप हर जानवर को एक ही टास्क दें कि इस दरख्त के ऊपर कौन तेज़ी से चढ़ेगा, बंदर तेजी से चढ़ेंगे, सही। अब हाथी और बाकी नहीं जा सकते। तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो उनके अंदर वो चीज़ नहीं है, वो नालायक हैं या उनको नहीं आता, ठीक है, उनकी कोई और चीज़ है जो जिसमें वो बहुत आगे जा सकते हैं। तो हमने हमारा जो एजुकेशन सिस्टम एग्जैक्टली ऐसे ही कि हमने हर बच्चे को एक ही चीज़ से परखना होता है पेपर दे के। पेपर से एक दिन पहले बेहोश हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा जिलनेस, या उनको पैनिक अटैक्स हो जाते हैं एंजाइटी के, तो वो फिर एग्ज़ाम रिलेटेड हुआ कि बच्चा अगर स्ट्रेस में भी है स्टूडेंट, वो अपने टीचर से बात करे। टीचर्स की ट्रेनिंग होनी चाहिए, बाकायदा मैं कहती हूँ कि उनकी ट्रेनिंग हो कि अगर कोई बच्चा इस तरह से आता है या इन इश्यूज़ के साथ हो तो वो आइडेंटिफाई कर सके क्लास में कि भाई इस बच्चे को कोई इशू तो नहीं चल रहा है, बिल्कुल। और इतना उसके साथ घुल मिल कर ठीक है वो अपनी बात बता सके। तो रेपो इस तरह से मिल कर सकते कि आप बोझ ना बने, आप रहमदिल एक टीचर बने, आप उस्ताद बने, वाकई नहीं उस्ताद बने। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम गेस्ट और के साथ आपका मेज़बान सिप्तान अब्बास हाज़िर खिदमत हूँ। नाजरीन, स्ट्रेस मैनेजमेंट के हवाले से आज हम जिस प्रोग्राम को कंटिन्यू कर रहे हैं उस हवाले से हमारे दरमियान हमारी गेस्ट स्पीकर मौजूद हैं, डॉक्टर शाहिदा बतूल। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतना ट्रैवल करके आप यहाँ आई और हमारे लिए वक्त निकाला। बेसिकली मैं सबसे पहले क्वेश्चन करना चाहूँगा कि स्ट्रेस मैनेजमेंट हमारे जहन में आ जाता है, स्ट्रेस, तो स्ट्रेस को आप किस तरीके से डिफ़ाइन करती हैं और हम स्ट्रेस को कैसे मैनेज कर सकते हैं, इस हवाले से आप? बेसिकली स्ट्रेस मैनेजमेंट से पहले थोड़ा सा मेंटल हेल्थ के ऊपर आते हैं क्योंकि इसी चीज़ से ही रिलेटेड है ना। अगर आप मेंटल हेल्थ की बात करेंगे, डेफिनेटली हो सकता है बहुत से लोग आपको कहेंगे किस चीज़ के ऊपर प्रोग्राम कहना है। तो स्ट्रेस, अमूमन स्ट्रेस हम बात करते हैं तो उससे आपकी मेंटल हेल्थ की ही बात होगी, उससे लिंक होता है। सही है। स्ट्रेस कहते हैं किससे हैं, हर बंदा थोड़ा सा फेड अप होता है तो कहता है मुझे स्ट्रेस हो गया है, थोड़ी एंजाइटी हो गई कि मुझे स्ट्रेस हो गया है। एक ले मेन उसमें कोई भी प्रेशर आता है माइंड के अंदर, ब्रेन के अंदर, तो उसको स्ट्रेस कह रहे होते हैं। बिल्कुल। स्ट्रेस एक ब्रॉड सी टर्म है, डिफरेंट कल्चर्स के अंदर, डिफरेंट कम्युनिटीज़ में उसको डिफरेंट तरीके से डिफ़ाइन किया जाता है। और आपकी जो सलाहियतें हैं, आपका जो पोटेंशियल है, आपका माइंड की जो कैपेसिटी है, उससे भर के कोई चीज़ आपके, अब बेशक आपका वर्कलोड हो, आपका कोई भी किसी तरह का भी प्रेशर हो, जब वो भर जाए और आप उसको कोप ना कर सक रहे हो तो फिर आपके अंदर स्ट्रेस पैदा होता है। और स्ट्रेस बेसिकली आपको साइकोलॉजिकली भी अफेक्ट कर रहा होता है और बायोलॉजिकली भी। स्ट्रेस ज़्यादा हो जाए तो वही चीज़ फिर आगे जाके आपकी एंजाइटी और फिर डिप्रेशन इसमें कन्वर्ट हो जाता है अगर ये बहुत उससे रहे। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट की जब हम बात करते हैं तो आपको पहले ये देखना है कि आपको स्ट्रेस किस चीज़ से हो रहा है, आपको वजह बताओ, आपको रीजंस बताओ। क्या रीजंस हैं, क्यों पहले नहीं था, अब क्यों मेरे अंदर ये चीज़ें आ रही हैं, और सिम्टम्स किस तरह के आ रहे हैं। तो आपको ये चीज़ें आपको पता हो, उसकी रूट कॉज पता हो कि स्ट्रेस हो किस चीज़ से रहा है, ठीक है। फिर उसके ऊपर हम काम करेंगे, उसके ऊपर आप काम कर सकते हैं कि आप फिर उसको ठीक करने की कोशिश। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट्स हैं, हमारे बच्चे हैं, तो उनको पेपर स्ट्रेस ज़्यादा है, एग्ज़ाम होना है और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है। ऐसे केसेस भी आते हैं कि पेपर से एक दिन पहले बेहोश हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा जिलनेस, या उनको पैनिक अटैक्स हो जाते हैं एंजाइटी के, तो वो फिर एग्ज़ाम रिलेटेड हुआ, ठीक है, पहले नहीं था। तो आप, हमारे बच्चे क्या करते हैं, उसको बहुत ज़्यादा उसको जहन पर बर्डन ले लेते हैं। तो कोशिश हमें ये करनी चाहिए, जितने भी मेरे पास आते हैं बच्चे इस तरह से, या तो सबसे पहली चीज़ होती है कि आप अपनी एक्टिविटी, जो डेली एक्टिविटीज़ हैं, उनके ऊपर आपको चेंज करने की ज़रूरत है। जो जैसा कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर आपने जैसा कि कहा हमारा एजुकेशन सिस्टम किस तरीके से, तो आप क्या समझते हैं ये हमारे एजुकेशन सिस्टम का डिफ़ॉल्ट है, या आप क्या समझते हैं कि इसकी वजह से ऐसे स्ट्रेस वगैरह एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर पैदा हो रहे हैं, या आपके नज़र में क्या ऐसे प्रॉब्लम्स हैं, क्या ऐसे हिंड्रेंसेस हैं जिनकी वजह से स्ट्रेस बढ़ रहा है सोसाइटी के अंदर? सितिन देखिए, इंसान जो ह्यूमन है ना, उसको कहते हैं सोशल एनिमल है, ठीक है। और आप एक चीज़ को ये नहीं कह सकते कि इसी का ही फॉल्ट है, ठीक है। मल्टी फैक्टर्स हैं इसके अंदर जो स्ट्रेस कॉज कर रहे होते हैं।
ख़ासकर स्टूडेंट में एजुकेशन सिस्टम एक बहुत बड़ा फैक्टर है। फैक्टर इस तरह से है, इसकी मिसाल अगर मैं आपको दूँ ना कि वो क्यों स्ट्रेस होता है। मिसाल हमारे प्रोफेसर, मेरे प्रोफेसर हमें दिया करते थे। एग्जांपल ये थी कि अगर जानवर जंगल में जानवर है सारे, ठीक है, Yes. डिफरेंट जानवर हैं, हर एक की डिफरेंट कैपेबिलिटी है, हर एक की डिफरेंट पोटेंशियल है हर एक के अंदर। अब आप हर जानवर को एक ही टास्क दें कि इस दरख्त के ऊपर कौन तेज़ी से चढ़ेगा। बंदर तेजी से चढ़ेंगे, सही। अब हाथी और बाकी नहीं जा सकते, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो उनके अंदर वो चीज़ नहीं है, वो नालायक हैं या उनको नहीं आता, ठीक है, उनकी कोई और चीज़ है जो जिसमें वो बहुत आगे जा सकते हैं। तो हमने हमारा जो एजुकेशन सिस्टम एग्जैक्टली ऐसे ही कि हमने हर बच्चे को एक ही चीज़ से परखना होता है पेपर दे के, ठीक है, पेपर लिया और उसको उसी क्वेश्चन, सबके सेम क्वेश्चन होते हैं, हर बंदा डिफरेंट होता है। मैं यही कहती हूँ कि आपकी जो फिंगरप्रिंट्स है ना वो सेम नहीं है हर इंसान की, है किसी की नहीं है। तो कैसे हो सकता है कि हर बंदे का जो है जहन एक जैसा, कैपेसिटी, कोई हो सकता है आईक्यू उसका सही हो, कोई किसी और चीज़ में बहुत आगे हो सकता है बच्चा। तो हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि वो एक ही चीज़ पे परख रहे होते हैं, तो डेफिनेटली भी बच्चों ने स्ट्रेस आउट होना है। ऐसे नंबरों की दौड़ में हमारे बच्चे लग गए हैं ऐसा ही है। कि 90% से अबाव नहीं आए तो क्या होगा, डेली इस तरह के केसेस आए तो मेरे नंबर कम आ गए तो क्या होगा। तो डेफिनेटली एजुकेशन सिस्टम का बहुत बड़ा हमारा सिस्टम इस तरह इसको चेंज होना चाहिए। और फिर दूसरी जो चीज़ जो हमारे बच्चों में आजकल मैं देख रही हूँ वो ये है कि मोबाइल, सोशल मीडिया यूजेज, वो जो फिज़िकल एक्टिविटी पहले हुआ करती थी वो अब नहीं है। बिल्कुल ऐसा। फिज़िकली हम इतने इनएक्टिव हो गए और रातों को हम मोबाइल यूज़ कर रहे होते हैं और हमारी स्लीप डिस्टर्बेंस का बहुत बड़ा फैक्टर है जो हमारे बच्चों में स्ट्रेस काज कर रही है। जी, तो मैडम जैसा कि आपने स्ट्रेस मैनेजमेंट और स्ट्रेस के हवाले से आपने बात की, जैसे कि हम देख रहे हैं कि स्ट्रेस के हवाले से स्ट्रेस से जो स्टिग्मा से स्टूडेंट और जो हमारे प्रोफेशनल्स हैं उनको अगर स्ट्रेस हो जाता है, एंजाइटी हो जाती है, तो वो डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट की तरफ विजिट नहीं कर पाते। उनका जो मतलब हम कह सकते हैं कि जो हिंड्रेंसेस जो क्रिएट हो रही हैं उनको हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं, और वो क्या हिंड्रेंसेस हैं, जो सोशल हिंड्रेंसेस हैं, या आप इसको क्या समझते हैं, ये कौन से हिंड्रेंसेस हैं जो इसको रोक रहे हैं कि हम साइकेट्रिस्ट या सोशोलॉजिस्ट की तरफ विजिट करें? सत्यन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा वास्ट सा क्वेश्चन है, इसमें हम बहुत बहुत ज़्यादा बोल भी सकते हैं। क्या हिंड्रेंसेस से पहले हम उनके ऊपर बात करें, क्यों नहीं पहुंच पाते और पहुंचना चाहिए कि नहीं पहुंच, उनको असेसमेंट करानी चाहिए नहीं करानी चाहिए, वो हम बाद में इसको आंसर करेंगे। हिंड्रेंसेस क्या है, देखें हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं और वो उसमें डिफरेंट कल्चर्स और डिफरेंट सारी चीज़ें हैं और इतने मेंटल हेल्थ को लेके इतना कोई स्टिग्मा है, इतना उसको उसके साथ स्टिग्मा अटैच है कि बात करते हुए या किसी को ये कहते हुए कि मुझे एंजाइटी हो रही है, मुझे स्ट्रेस हो रहा है, वो डर जाते हैं। बिल्कुल। ठीक है, इंटरेस्ट हमारा अपना कल्चर, हमारी अपनी सोसाइटी है जो इस चीज़ को उस बंदे को जिसको स्ट्रेस हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है, कोई मेंटल हेल्थ इशू हो रहा है, तो वो उस चीज़ को वहीं पे दबा देते हैं या उसको लिंक कर देते हैं हमारे ट्रेडिशनल उसमें हीलर्स की तरफ, और वो उसको जिन्नात और नज़र बद की तरफ लिंक कर देते हैं। ठीक है, और फिर उसी ट्रीटमेंट के ऊपर फिर वो चले जाते हैं। तो एक तो हमारी अपना कल्चर, हमारी अपनी सोसाइटी है जो इस चीज़ को, और स्टिग्मा सबसे बड़ी चीज़ मेंटल हेल्थ स्टिग्मा है। मेंटल हेल्थ इश्यूज़ के साथ बहुत ज़्यादा स्टिग्मा अटैच है, यहाँ तक कि ऐसा प्रोफेशनल मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल साइकेट्रिस्ट होते हैं, हमें भी कभी कभार स्टिग्मेटाइज़ किया जाता है, जैसे कहते हैं कि तो पागलों की डॉक्टर है, फ़लानी है। और यहाँ तक होता है कि मरीज़ घर वाले पेशेंट को अगर लेके भी आते हैं तो बाहर बोर्ड पड़ता है माहिर नफ्सियात है, तो वो भाग जाते हैं। ऐसे केसेस हमारे साथ बहुत दफ़ा हुए हैं। अंदर अटेंडेंट आके पूछते हैं, मैडम हमारा पेशेंट तो आपका नाम देख के बाकी है कि मैं कोई पागल थोड़ी हूँ जो आप मुझे यहाँ लेकर आए। तो मेंटल हेल्थ इशू आपका जो इतना बड़ा आपका माइंड है, क्या वो बीमार नहीं हो सकता, स्ट्रेस आउट नहीं हो सकता? जिस तरह के हालात हैं, पॉवर्टी है हमारे यहाँ, इन्वायरमेंट हमारा चेंज हो रहा है, सैलाब आ रहे हैं, फ्लड्स आ रहे हैं, ज़िलज़िले आ रहे हैं, हमारी इकोनॉमी उस तरह से नहीं है, बच्चों के अंदर एग्जाम स्ट्रेस, इतने सारे जब अवामिल मिलते हैं तो क्या उनको डिप्रेशन एंजाइटी नहीं हो? नॉर्मल हो सकता है, आपकी बायोलॉजी चेंज, आपके केमिकल्स चेंज हो सकते हैं, बिल्कुल। एक बीमारी है, इसको जैसे बाकी फिजिकल बीमारी उस तरह से हम लेते नहीं हैं। तो वो जो जिसका इलाज हो भी सकता था वो उस कंडीशन में नहीं आते, फिर सुसाइड, फिर दूसरी चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमन होती जा रही है। ये हिंड्रेंसेस बेसिकली ये हमारे कुछ वजूहात हैं जिसकी वजह से बच्चे आते हुए कतरा रहे होते, वो नहीं आ पाते, और आ भी जाएँ तो फिर उनको बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, जैसे कि उनके ऊपर लेबल लग जाता है कि पागल है, बच्चियाँ हैं या बच्चे हैं, उनके रिश्तों का मसला हो जाएगा, अगर मैरिड हैं तो उनकी तलाक तक हो जाती है। ऐसे केसेस हमने देखे हैं जो मेंटल हेल्थ के साथ हैं। फिर उनकी ट्रीटमेंट पीछे रह जाती है, मैनेजमेंट वगैरह। फिर
और आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, डेफिनेटली आना चाहिए। मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आपको अगर इश्यू होता है, आप ह्यूमन बीइंग हैं, आपके अंदर सोचें आएंगी, आपके अंदर इमोशंस हैं, हमारे अंदर बिहेवियर है, ठीक है, उसकी बीमारियाँ हो सकती हैं, वो डिस्टर्ब हो सकता है, तो उसमें हेल्प लेने में कोई इशू नहीं है। और यही कैसे कर सकते हैं, इसमें सबसे बड़ी चीज़, हम इस स्टिग्मा को कैसे ख़त्म कर सकते हैं। साइलेंस को कैसे खत्म कर साइलेंस जो आपका बेसिक जो थीम है, इसका टॉपिक है, एंड द साइलेंस, बिल्कुल। कैसे कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़रूरी अवेयरनेस सेशन है जो आप अभी कर रहे हैं, अवेयरनेस देना। सबसे पहले आप अवेयर तो करें, उसको बताएं तो सही कि ये भी कोई बीमारी है, ये कोई जिन्नात या वो नहीं है, जहन भी बीमार हो सकता है, इसकी भी इश्यूज़ हैं, और ये अवेयरनेस देना कि इसका ट्रीटमेंट है, ये मैनेज हो सकता है, जैसे बाकी बीमारियाँ होती हैं, बहुत अच्छी तरह मैनेज हो सकता है। अर्ली स्टेजेस में तो आपको दवाइयों की भी ज़रूरत अमूमन नहीं पड़ती, आप साइकोथेरेपी करा सकते हैं, आप काउंसलिंग घर के अंदर किसी से बात करके भी आप रिलैक्स फील कर सकते हैं। इस टेबो को ख़त्म करके हम बहुत से लोगों को बचा सकते हैं, ठीक है। तो अवेयरनेस सेशंस जैसे आप कर रहे हैं, मीडिया, सोशल मीडिया को यूज़ करके हम कर सकते हैं, कैंपेन्स इस तरह की हम लॉन्च कर सकते हैं, जिससे हम इस चीज़ के ऊपर बात कर सकते हैं। जैसे कि आपने कहा, हम इसके ऊपर अवेयरनेस सेशंस के ज़रिए बात कर सकते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स सपोज मैं मेंटली डिप्रेस्ड हूँ, कैसे मैं कह सकता हूँ कि मैं मेंटली डिप्रेस्ड हूँ? वो कौन से अवामिल हैं जिसकी वजह से मैं कह सकता हूँ कि मैं मेंटली डिप्रेस्ड हूँ? फैक्टर्स। देखिए सिप्रेन, आप ये पूछना चाह रहे हैं कि डिप्रेशन के क्या सिम्टम्स होंगे, तो मैं कहूँ कि मैं डिप्रेशन का मरीज़ बन गया या मरीज़ा बन गई। थोड़ा बहुत सैडनेस हर इंसान में होती है, आपका मूड चेंज होना, खुशी के टाइम खुश होना, गम के टाइम गमहीन हो जाना, लो मूड में जाना, इट्स नॉर्मल, ठीक है। ऊपर नीचे वो आपका जो स्विंग होता है मूड, वो नॉर्मल होता है। कब आप कहेंगे कि डिप्रेशन का मरीज़ है, वो पूरा क्राइटेरिया होता है, उसमें ये है कि आप मुसलसल 2 हफ्तों से, या कोई भी बंदा लो मूड के साथ, इनहेडोनिया जिसमें नींद का डिस्टर्ब हो जाना, बहुत मायूसी हो जाना, अपने आप को गिल्ट फील करना, रोना धोना आना, सुसाइडल थॉट्स आनी, अगर किसी बच्चे के साथ ये चल रहा हो और कंटिन्यूसली 2 वीक्स तक हो, मोर देन 2 वीक्स हो, और उसकी वजह से उसकी फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो, चाहे वो उसका सोशल गैदरिंग डिस्टर्ब है, जो पहले वो काम कर सकता था, कर सकती, वो अब नहीं कर रहा, या उसका जो परफॉर्मेंस है स्कूल के अंदर, एजुकेशन के अंदर, घर के अंदर, वो डिस्टर्बेंस आना शुरू होता है, इसका मतलब है कि उनको डिप्रेशन है, या वो डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं। और वो फिर उसकी कैटेगरीज होती है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, फिर उस हिसाब से हम मैनेज कर रहे होते हैं। तो जैसा कि आपने कहा कि डिप्रेशन के मरीज़ वगैरह आपकी तरफ विज़िट करते हैं, एंजाइटी के मरीज़ आपकी तरफ विज़िट करते हैं, तो आप किस तरीके से उनको ट्रीट करती हैं, और आपका ट्रीटमेंट का क्या प्रोसीजर होता है कि आप एंजाइटी और डिप्रेशन और स्ट्रेसफुल जो पेशेंट्स होते हैं, उनको आप कैसे ट्रीट करती हैं? देन इसमें ये होता है, ट्रीटमेंट या मैनेजमेंट की बात करें तो हम लोग ऐसा मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, हमारा एक स्केजुअल ये होता है कि हमने बायो, साइको, सोशल एंड स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट मॉडलिटीज़ के अंदर हमने ट्रीट करना होता है। अब बायोलॉजिकल में तो हम ट्रीटमेंट दे रहे होते हैं, मेडिसिन दे रहे होते हैं, साइकोलॉजिकल में साइकोथेरेपी, काउंसलिंग, सोशल में सोशल कोई नीड है, जैसे पॉवर्टी की वजह से, रोज़गार ना होने की वजह से, किसी तरह का कोई सोशल इशू आ रहा है, तो हम कोशिश ये करते हैं कि उसको रिलेटेड जो बंदे हैं या हमारा डिपार्टमेंट से, उनकी तरफ हम भेजें, उनको उस चीज़ से निकालें। फिर स्पिरिचुअल, कुछ कहते हैं कि स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट है, कहीं पे नहीं भी होती, लेकिन हमारे यहाँ जिस तरह से हमारा कल्चर है, तो इसमें स्पिरिचुअलिटी का बड़ा रोल है, और उसको हम कहते हैं कि आप स्पिरिचुअली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें। तो डिप्रेशन, एंजाइटी वैसे स्टडीज़ में भी है कि वो चीज़ है। तो हमारा जो बेसिक जो ट्रीटमेंट मॉड्यूल या ट्रीटमेंट का जो तरीका होता है मैनेजमेंट का, वो ये है कि बायो, साइको, सोशल एंड स्पिरिचुअल। फिर आप एक सजेशन वगैरह हमारे, अगर स्टूडेंट्स स्पेशली जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर जो हमारे स्टूडेंट्स और फैकल्टी हैं, उनके हवाले से आप क्या सजेशन देना चाहेंगे कि वो कैसे स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं, डिप्रेशन को मैनेज कर सकते हैं, और सेल्फ मेडिकेशन जैसा कि सबसे बड़ा एक टॉपिक है आजकल का, तो इसके हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं? सेल्फ मेडिकेशन थोड़ा सा बात ज़रूर करूँगी। हमारे यहाँ बेंजोडाइज़ेपिन एडिक्शन बहुत कॉमन है। मैंने बस वो प्रोलाइड ले लेते हैं, वो दवाइयाँ ले लेते हैं कि जिनकी दवाई आराम से मिल भी जाती, इतना कोई चेक एंड बैलेंस भी नहीं है, और वो एडिक्टिव हैं, उनसे नशा हो जाता है, ठीक। तो हमारे बच्चे, नींद नहीं आई, एंजाइटी हो गई, एक दफ़ा नींद की गोली लेंगे, उनको आदत पड़ जाएगी, फिर वो एडिक्शन की तरफ चले जाते हैं, तो नहीं होना चाहिए। इसको प्रॉपर आप किसी साइकेट्रिस्ट से या रजिस्टर्ड मेडिकल डॉक्टर से ही आप लें तो ज़्यादा बेहतर है, स्टूडेंट्स के लिए ना लें। बाकी जो सजेशंस है, मेरी पहली सजेशन यही होगी कि जो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, स्कूल्स के अंदर, इंस्टीट्यूशंस के अंदर कैरिकुलम से हट कर
को कैरिकुलर एक्टिविटीज़ भी होनी चाहिए। को कैरिकुलर में आपकी बहुत सारी चीज़ें हैं, आपका स्पोर्ट्स हैं, आपकी डिबेट्स और बाकी प्रोग्राम्स। पहले होते थे, अब बहुत कम हो गए क्योंकि अब कंपटीशन इतना हो गया कि पढ़ना है, हमारा कोर्स कंप्लीट ही हो रहा, हमारी फलानी बच्चों को इतना स्ट्रेस में डाल रहे थे। तो को कैरिकुलर एक्टिविटीज़ बहुत ज़रूरी, यूनिवर्सिटीज़ कहते हैं। रिलेशनशिप स्टूडेंट और टीचर का ये बड़ा ज़रूरी है। किसी के बच्चे को आप स्ट्रेस से निकालना है, आपका एक उस तरह से रिलेशनशिप हो के वो ईज़िली बच्चा टीचर के पास आके अपनी हर बात बता सके, वो डेवलप करे उस तरह से अवतारे को। और तीसरी जो चीज़ है वो बच्चों में, और ख़ासकर कोई भी हो, चाहे मैं हूँ, कोई भी प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखते हैं या डेली कोई बंदा जॉब नहीं भी करता, टाइम मैनेजमेंट, हम लोग टाइम मैनेज सही से नहीं कर पा रहे थे। और जैसा कि आपने मैडम कहा कि रिलेशनशिप बिटवीन फैकल्टी एंड स्टूडेंट, तो ये एक बहुत अच्छी बात आपने कर दी। हम इसको कैसे बिल्ड कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर तो ज़्यादा ऐसा होता है कि एक प्रोफेसर होते हैं, एक टीचर होते हैं, उनसे एक फियर होता है कि वो ये कर देंगे या ये हो जाएगा। तो उस फियर को हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं? सबसे नहीं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्टूडेंट बैठ के काम करे, आपके टीचर को भी आगे बढ़ना होता है, आपके फैकल्टी बाकी जो है कैसे कर सकते। देखें, टीचर अपने आप को टीचर समझे, बॉस ना समझे। ऐसा ही ठीक है, टीचर रूहानी बाप होता है या वालिदैन की तरह आपका, अगर कहीं, ठीक है, पेरेंट्स की तरह। और स्टूडेंट ज़्यादा टाइम गुजारते भी इंस्टीट्यूशंस के अंदर और बस कॉपी कर रहे थे। हम जब छोटे होते थे, हम अपने टीचर को कॉपी करते थे, वो जिस तरह से कपड़े पे, जिस तरह से वो बोल रहे होते थे और जिस तरह से पढ़ाते थे, जिनका बिहेवियर तक हम कॉपी कर रहे होते। स्टूडेंट कॉपी कर, टीचर को ऐसा होना चाहिए कि वो रोल मॉडल हो और वो इतना फ्रेंडली हो कि स्टूडेंट अपनी हर बात कर सके, जैसे पेरेंट्स के साथ अमूमन हम कर रहे होते हैं। बिल्कुल। उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि बच्चा अगर स्ट्रेस में भी है, स्टूडेंट, वो अपने टीचर से बात करे। टीचर्स की ट्रेनिंग होनी चाहिए। बाकायदा मैं कहती हूँ कि उनकी ट्रेनिंग हो कि अगर कोई बच्चा इस तरह से आता है या इन इश्यूज़ के साथ हो, तो वो आइडेंटिफाई कर सके क्लास में कि भाई इस बच्चे को कोई इशू तो नहीं चल रहा है, और इतना उसके साथ घुल मिल कर ठीक है वो अपनी बात बता सके। लाइक इनिशियल वहीं पे आप उसको पिक कर लें, उसको आप बात करेंगे तो हो सकता है उसका मसला वहीं पे सॉल्व हो जाए। 70% यही होता है कि आप इंस्टीट्यूशन के अंदर, आपने जामियात के अंदर आप उस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं, बच्चों के इश्यूज़ को। उसके बाद 30% फिर आगे उनको काउंसलिंग की ज़रूरत है, 10% होता है जिनको मेडिकेशन है उनकी ज़रूरत होती है। तो रेपो इस तरह से मिल कर सकते हैं कि आप बोझ ना बने, आप अलहमदिल्ला एक टीचर बने, आप उस्ताद बने, वाकई नहीं उस्ताद बने। टाइम की बहुत ज़्यादा कमी है, वरना हम आपसे और भी अच्छी बातें करते हैं। स्ट्रेस के हवाले से, मेंटल हेल्थ जैसा कि बहुत बड़ा थीम है, इसके ऊपर हम बात कर सकते थे। अब लास्ट में आप हमारे जो ऑडियंस है उनके लिए एक सजेशन, पब्लिक सर्विस मैसेज अगर आप देना चाहें। मेरा यही होगा सिप्ते कि अगर किसी को कोई मेंटल हेल्थ इशू होता है तो मेहरबानी करके उसको स्टिग्मेटाइज ना करें, उसको दीवाने बिगुन, पागल हो गया है, मेंटल हो गया है, साइको हो गया है, खुदा के लिए ना कहें, उसकी हेल्प करें। ठीक है, उसकी मदद करें। वो डियर उनको इतनी ज़रूरत होती है उस टाइम कि कोई सुने उनको। ये ऐसी बीमारी है जो नज़र नहीं आती, किसी सीटी स्कैन एमआरआई में नहीं आती है। ये उसके एहसासात, उसके इमोशंस डिस्टर्ब होते हैं और वो बंदा बहुत ज़्यादा पेन में होता है, जो हमें नहीं फील हो रहा, लेकिन उस बंदे को फील हो रहा। और उसको अगर हम बीमार भी है और उसको इग्नोर करेंगे, उसको मज़ीद उसको बुरा भला कहेंगे, तो वो क्या करेगा? उसके पास अल्टीमेट क्या ऑप्शन हो? तो मेरी जो भी सुन रहे हैं उनसे यही है कि आप मेंटल हेल्थ को स्टिग्मा ना बनाएं, उसको ख़त्म करने के लिए सब कोशिश करें। ठीक है, और ये काबिल इलाज मर्ज़ हैं, अमराज हैं, ऐसा नहीं है कि इनका इलाज नहीं है, इलाज है, लेकिन इसको होने से बचाने के लिए बेस्ट ये है कि हम अवेयरनेस दें अपनी कम्युनिटी के अंदर, स्कूल्स के अंदर। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा। जी तो नाज़रीन, हमारे साथ आज मौजूद थी डॉक्टर शाहिदा बतूल, जो कि कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट हैं और चैप्टर चीफ हैं पाकिस्तान साइकियाट्रिक सोसाइटी के। उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला और स्ट्रेस मैनेजमेंट, मेंटल इलनेसेस और जो इन द साइलेंस हमारा जो थीम है उस हवाले से उन्होंने बात की। अब तक के लिए इतना ही, फिर किसी दिन फिर किसी नए प्रोग्राम के साथ आप सब सामीन के सामने अर्ज़ करेंगे। अल्लाह ने कहपान।